जैसे अनंत सिंह बाहुबली हैं। आप बताइए ना कि यही अनंत सिंह जो है ये 100 राउंड गोलियां चलाता है, केस होता है, जेल जाता है, फिर जेल से आकर बाहर निकलता है, चुनाव लड़ाते हैं, ठीक है। और एक पत्रकार इंटरव्यू कर रहा होता है। तो नीतीश जी के राज में भी तो मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार है। अभी आपको हमारी सरकार क्या कर, अभी आपको हमारी सरकार क्या कर। सोचिए कि अगर यही बात कोई और बोला होता, अगर नीतीश कुमार ने कुछ किया नहीं बिहार में तो वो चुनाव कैसे जीत रहे हैं? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी कीमत पर सरकार में रहना चाहती है। इनके पास जमीर कतई नहीं है राजनीति में, ये किसी भी स्तर तक, किसी भी स्तर तक मतलब पावर के लिए इनके पास कोई मॉरलिटी नाम की चीज़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एग्जिस्ट नहीं करता है। तड़ी पार आकर दूसरों को अपराधी बोलता है और एक मर्डर का चार्जशीटेड आदमी दूसरे को आकर अपराधी बोलता है। लोग ये बोलते हैं कि भाई पहले तो महिलाएं बिहार में घूम नहीं सकती थी, आज 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसे वीडियो बहुत सारे आते हैं। कहने वाले ज़्यादातर बीजेपी वाले ही होंगे। बस इन्हीं के घर की महिलाएं 6 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी, बाकी लोग निकलते थे। मतलब बस एनडीए वाले की घर की महिलाओं को ही चुन चुन कर बाहर नहीं जाने दिया जाता था। इंसान के पास जब कुछ नहीं बचता है जवाब देने के लिए, आज वह स्थिति भारतीय जनता पार्टी और जदयू की हो गई है जिनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं। अरे भाई, जिसको 20 साल की अगर सरकार मिली हो वो तो बताने के लिए उसके पास तमाम चीज़ें हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, टॉक विद परमिंदर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सब जानते होंगे, आप सब ने टीवी डिबेट में देखा होगा। मेरे साथ आज बातचीत के लिए आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव हैं, जिन्होंने टीवी डिबेट के माहौल को एकदम बदल के रख दिया है। जिस तरह का टीवी डिबेट होता था मीडिया में, जिस तरह के एक तरह की लोगों की भाषा थी, एक तरह के कंटेंट थे, उस कंटेंट में परिवर्तन करने में अगर कुछ लोगों का योगदान है तो उसमें कंचना का भी नाम आता है। कंचना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं और इन्होंने लगातार पिछले कई महीनों में लगभग 1 साल से टीवी डिबेट को जिस तरह से परिवर्तित किया है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। तो कंचना जी, टॉक विद परमिंदर में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा आपसे जुड़ने का मौका मिला। लास्ट टाइम भी हम लोगों एक ने पॉडकास्ट हम सब ने किया है, उसको आप सब जाके देखना। उसको लगभग 5 लाख लोगों ने देखा है, हमने 3 क्लिप डाली है। और कंचना जी के साथ आज मैं जो बातचीत करूंगा वो बिहार की राजनीति पर करूंगा और मीडिया में किस तरह से उस राजनीति को दिखाया जा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मीडिया कहीं ना कहीं, जिसको गोदी मीडिया बोला जा रहा है, जिसका चरित्र बदल गया है। कंचना जी, मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया है, जिस तरह की कि हर घर में नौकरी मिलेगी, ऐसी घोषणा किसी राज्य के नेता ने अब तक नहीं की है कि हर घर में हम नौकरी देंगे। तो क्या ये संभव है? नौकरी कैसे देंगे? इस पर आप लोगों ने सोचा है? बिना सोचे तो कुछ बोल नहीं सकते ना ऐसे। और खासकर तेजस्वी जी की क्रेडिबिलिटी है नौकरी देने के मामले में, इससे हर कोई एग्री करता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। और हम इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण है जो सिक्किम राज्य है, जिसमें मात्र 7 से 8 लाख लोग हैं मात्र। और उसके कंपैरिजन में तो बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन सिक्किम में रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज भी बहुत कम है। क्योंकि जब बड़ा एक स्टेट होता है, रेवेन्यू जनरेशन के तमाम सोर्सेज होते हैं और पॉपुलेशन के आधार पर फिर सेंटर से भी फंड उसी हिसाब से मिलता है। तो सिक्किम में हर घर सरकारी योजना का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। जो लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसको पॉसिबल करने के लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, उनसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मिल सकती है, और बोलेंगे कि इतना बजट, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि सरकारी नौकरी के कई ग्रेड्स होते हैं, पे स्केल सबके अलग अलग होते हैं ना। इसमें सफाई कर्मचारी से लेकर, वो भी एक सरकारी नौकरी ही है, से लेकर प्रोफेसर से लेकर ऑफिसर से लेकर जो पीसीएस के थ्रू होता है, हर तरह की नौकरियां होती हैं। इसमें हम लोग जो है कि हर घर सरकारी नौकरी की बात तेजस्वी जी ने की हुई है। तो दरअसल इस पे अटैक वही लोग कर रहे हैं जो नौकरी नहीं दे सकते, जो कहते थे हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने तो कोई नौकरी नहीं दी। सेम अगर 2020 में हमने कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे,
तो नीतीश जी पूछते थे तेजस्वी जी से कि पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा क्या, जेल से लाएगा क्या। तो सेम सवाल तब भी इनका होता था जब ठीक है। 10 लाख की हमने बात कही थी। आज भी सवाल इनका यही है जब हम हर घर सरकारी नौकरी की बात कह रहे हैं। तो इनकी दरअसल इनकी ये मानसिकता है कि बिहार को लेबर स्टेट ही बनाकर रखें। ठीक है। जो अमित शाह जी की मानसिकता है, जो बीजेपी की मानसिकता है कि बिहार को एक लेबर स्टेट ही बनाकर रखें और यहाँ से लेबर सप्लाई सूरत में हो, महाराष्ट्र में हो, हर राज्यों में हो, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री ना हो। एक तरफ जब एक इंटरव्यू में अमित शाह जी से पूछा जाता है कि अभी तक बिहार में आपने एक भी फैक्ट्री नहीं दी, क्यों, और ऐसा अपोजिशन दावा करता है, तो कहते हैं कि क्योंकि बिहार में ज़मीन की कमी है। बिहार में ज़मीन की कमी है, इसलिए उनको फैक्ट्री लगाने को जो है नहीं मिला। तो इस तरह से अगर झूठ का पुलिंदा वो बांटते हैं और उस पर हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं तो उनको बुरा लगता है, क्योंकि जब वो कहेंगे कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो पब्लिक उनसे पूछेगी कि 20 साल तो मौका था, आपने क्यों नहीं दिया 20 साल में, है ना। हमने कहा है तो आपको क्या दिक्कत है इसमें, हर घर सरकारी नौकरी देने में क्या दिक्कत है। आप कह रहे हो फंड नहीं है, फंड कहाँ से आएगा। और फिर आप ही दावा करते हो कि 2005 में हम जब छोड़ के गए थे तो हमने बहुत कम फंड स्टेट का बजट था, और अभी 2025 में कहते हैं कि हमने 10 गुना फंड बढ़ा दिया, स्टेट का बजट बढ़ा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, नीतीश कुमार जी दावा करते हैं। जब आप फंड 10 गुना बढ़ा सकते हो स्टेट का बजट, हम क्यों नहीं बढ़ा सकते, हम भी बढ़ा सकते हैं। और रेवेन्यू जनरेशन के तमाम सोर्सेस जो हैं आपने बिहार में बंद कर रखा हुआ है, हम बहुत सारे वो इनकम के सोर्सेस ओपन करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, हम पैसे लेकर आएंगे, हमारे पास तो पूरा प्लान है। और इस पर प्रेस, तेजस्वी जी ने बोला है कि उस सारे हम कैसे नौकरी देंगे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम पब्लिक के सामने बताएंगे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आप जो ये घोषणाएं हुई हैं पब्लिक में हुई हैं, अगर मौका मिलता है तो ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे वो तो जनता बताएगी अगर नहीं कर पाए तो। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन हो रहा है, क्या इंडिया अलायंस की कोई सरकार बन रही है, जबकि ये एक मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ उससे पहले कि एक डिग्री को लेकर लगातार सवाल हो रहा है। हमने पिछले भी पॉडकास्ट में थोड़ी सी बात की थी, बहुत नहीं, कि सम्राट चौधरी का जिस तरह से कॉन्फिडेंस डाउन किया गया है, जिस तरह से पीके उनके ऊपर लगातार हमलावर हैं, बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग भी बोलते हैं, वो आपकी पार्टी के पूर्व नेता थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन पे ये आरोप लग रहा है कि भाई वो 7वीं फेल हैं, तो क्या वाकई में इसमें कोई रियलिटी है। इसमें संजय यादव जी ने बोला था। दरअसल हम वो पार्टी के लोग हैं जो हमारा ये मानना है कि जनता के काम करने के लिए आप जनता के मुद्दों को समझ रहे हैं अगर, और उनकी उसकी पकड़ है और जनता के बीच में आप हैं और आप समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति को, एक राज्य के लोगों की ज़रूरत क्या है, तो उसके लिए आपको किसी बड़े संस्थान से डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, हमारा यह मानना है। क्योंकि इसी देश में तमाम बड़े लीडर हुए हैं जिनकी पढ़ाई बहुत डिग्रीधारी नहीं थी, बहुत बड़े डिग्री वाले नहीं थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन काम किया पब्लिक के बीच में रहकर। हमने डिग्री जैसे मुद्दे पर इस तरह के, या ये इतनी पास हैं इतनी फेल हैं, हमने कभी सवाल नहीं खड़े किए। और हमारा कभी ये मकसद पहले से भी, इवन जब लालू जी भी थे तब क्या हम किसी को, लालू जी तो पढ़े लिखे थे, डिग्री उनके पास थी, है ना, तो क्या लालू जी को कभी आपने सुना है कि दूसरे उस जमाने के जो नेता थे जो नहीं पढ़े या फिर राजनीति में बहुत कम उम्र में आ गए, तमाम वजह हो सकती है कॉलेज नहीं जाने की, लालू जी ने कभी किसी पे कॉमेंट नहीं किया कि आप पढ़े नहीं हैं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं था। ये अगर किसी ने शुरुआत की है तो भारतीय जनता पार्टी। जब आप दूसरे पे सवाल उठाओगे, एक उंगली करोगे तो 4 उंगलियां आपके ऊपर भी आएंगी, आपकी तरफ भी आएंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री पे फिर खुला, तो इन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, मास्टर्स किया हुआ था। अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आकर दिखाते हैं और डिग्री दिखाते हैं, मार्कशीट दिखाते हैं, और देखिए कि उनकी डिग्री पे जो नाम होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक जगह नरेंद्र दामोदर कुमार करके लिखा होता है, डिग्री पे अलग नाम होता है, इनके सर्टिफिकेट जो होता है मार्कशीट पे अलग नाम होता है, इनके मार्कशीट में और डिग्री पे दोनों पे मतलब कि जो एज है वो अलग अलग होता है, ईयर अलग अलग होता है, टोटली फर्जीवाड़ा करके एक डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस का लेकर आए। और बाद में जब लोगों ने इसको पकड़ लिया कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसी क्या डिग्री होती है, तो फिर इन्होंने इसको छुपा दिया। और आपको ही मालूम है, रिसेंट में अभी
एक आया, हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जा सकती। मतलब ये लोग जो दूसरों की डिग्री पर सवाल उठाते हैं, अपनी डिग्री को हाई कोर्ट के माध्यम से छुपा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो राजनीति में, यह बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, आप अगर झूठ बोल रहे हो, आप जो है चौथी फेल हो, है ना। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। तब तो आप कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। आप पूरे विदेश और बहुत कम उम्र में हर जगह घूम कर आ गए। आप कहते थे मैं भिक्षा मांग के खाता था। आप खुद ही कहते हो कि मैं पढ़ा नहीं हूँ और खुद ही इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री लेकर आते हो, और फिर हाई कोर्ट के प्रेशर से आप छुपवाते हो उस डिग्री को। इतना फर्जीवाड़ा करने वाला देश में पहले ये व्यक्ति होंगे और आखिरी भी व्यक्ति होंगे, वो भी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर। अब आते हैं आपको सम्राट चौधरी के। सम्राट चौधरी वो व्यक्ति हैं जिनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है कुछ मालूम नहीं होता। ये तेजस्वी जी पे खूब 9वीं फेल करते रहते थे। लेकिन अब इनकी डिग्री पूछी जा रही है तो पता नहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ के आए हैं। ऐसे ऐसे कोर्सेज के नाम बताते हैं जो शायद किसी को भी नहीं मालूम है ऐसा कोर्स भी होता है। तो डिग्री आप लोग दूसरों को डिग्री पे सवाल उठाते थे ना, आप दिखाइए अपनी डिग्री पब्लिक को। तो अब डिग्री पर नहीं बोलेंगे ये लोग। ठीक है। तो ये एक तरीके से हमको लगता है कि डिग्री होना नहीं होना ये अलग मसला है, लेकिन झूठ बोलना, पब्लिक को झूठ बोलना, अगर आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हो और आपको एफिडेविट भी नहीं बोलने आता, हाफिडेविट बोलते हो, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की फिर बेइज्जती है, ये अपमान है भाई। जहाँ से ये इतने कोई और टैलेंटेड शब्द लोग, का उन्होंने इजाद किया है अभी कुछ मैंने। हाँ, प्रोनाउंसिएशन को प्रोसेशन बोलते हैं, वो सब ठीक है, वो कैसे बोल पाते हैं कैसे नहीं, वो जैसे भी बोलते हैं ना, वो उनका मसला था। लेकिन क्या है कि राजनीति में वही मैं फिर कहूंगी कि अगर आप एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाओगे तो 4 उंगलियां आपके ऊपर आएंगी। और ये निर्भर करता है कि आप राजनीति को किस स्तर तक ले जा रहे हो। आप राजनीति को अगर इतने बिलो द बेल्ट लेकर जा रहे हो तो आपको भी लोग बिलो द बेल्ट फिर टांगेंगे ले जाकर। ठीक है जी। तो एक मैं इसमें ये चीज़ जानना चाहता था कि आप लोग डिबेट में अभी आपने एक जगह लिखा कि कैसे आपका कोई क्लिप काट के वो चैनल से हटा दिया जाता है। तो क्या ऐसे मान लीजिए कि मैं जानना चाहता हूँ, पॉलिटिकल बातें तो हम करेंगे थोड़ी सी मीडिया पे, क्योंकि मीडिया में आप लोग अभी रोज़ जा रहे हैं, रोज़ बहस होती है। तो आप जब जाती हैं मीडिया में तो जो रिकॉर्डिंग होती है, जब पूरा वीडियो आता है तो उसमें कैसे कोई काट छांट कर सकता है? देखिए जैसे कि अभी आप जानते हैं, आप तो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जो सैटरडे चलना है, संडे चलना है, और ऐसे शोज को रिकॉर्ड कर लेते हैं वो लोग पहले से, और फिर वो सैटरडे संडे चलाते हैं। तो फिर एडिटिंग का उनके जो लाइव जाता है तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है कि कहाँ से एडिट करेंगे काटेंगे। लेकिन जो रिकॉर्डेड होता है उसमें मैंने देखा कि हम एक शो पर थे और वो पूछती हैं, नाविका कुमार जी के शो पर थे, वो पूछती हैं कि मुसलमानों के लिए आपने कितना टिकट दिया। फिर हम उनसे पूछते हैं कि अभी भी आरजेडी जो है मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टिकट दी है, ठीक है, लेकिन वही जदयू मात्र 4 टिकट दी है, एलजेपी रामविलास पासवान जी की पार्टी के मात्र 1 मुसलमान को टिकट दी है 29 में से, और बीजेपी तो 0 दी हुई है। और आजाद भारत में पहला ऐसी सरकार होगी जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उसमें एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है पार्लियामेंट में जो चुनकर पार्लियामेंट से गए हुए हों। तो इस पे जो है एडिटिंग के टाइम जब अगले दिन रिलीज होता है तो मेरे इस पार्ट को कट कर दिया जाता है। तो इसी पे मैं वीडियो डाली और फिर मैंने लिखा कि भाई आपने इस पार्ट को मेरे कट कर दिया। हम क्या बोल रहे हैं उसमें भी वो क्या जाएगा चैनल पे क्या नहीं जाएगा चैनल पे, और भी सारी चीजें बोली थी उसको कट कर देते। लेकिन नहीं, इसी को सिर्फ कट करना था जहां भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट अटैक था, सवाल था कि आप सबका साथ सबके विकास की तो बात करते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, ये तो उनका बड़ा फेमस नारा हुआ। लेकिन इस देश की 20% आबादी को आप तो छोड़कर चल रहे, उनके साथ और उनके विकास का क्या। तो जहां मैंने एक और सवाल मैंने पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपनी पहली जो चुनावी रैली की थी वो समस्तीपुर में की थी, वहाँ जहाँ से कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं। अब कर्पूरी ठाकुर जी के जमीन से आप पहली रैली कर रहे हैं। मेरा एक सवाल था कि जो 26% कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल था उसमें 10% जो ओबीसी था उसमें कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़े वर्ग से आने वाले मुसलमानों को भी उन्होंने आरक्षण दिया था। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इस स्टैंड से सहमत है या असहमत है? मेरा ये सवाल था जो कि बीजेपी के प्रवक्ता
जवाब अभी तक मैं जिन चैनलों पे पूछी हूँ कभी जवाब नहीं दिए, इस पे मुकर जाते हैं। और ना ही एंकर जो है उनको पूछती है कि आप सहमत हैं या नहीं सहमत है, मेरे इस सवाल को भी उसमें से काट दिया गया है। तो ये हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग जो उनके पूरे कंट्रोल में होता है उसमें भी वो कंट्रोल करते हैं कि हम क्या बोलेंगे, क्या जाएगा चैनल पे क्या नहीं जाएगा। जैसे उसमें कुछ राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, कुछ नाम है, जैसे अगर 5 या 7 नाम है वही होते हैं चुनिंदा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक हैं, एक पत्रकार हैं, मतलब पत्रकार मैंने कभी उनको देखा नहीं पत्रकारिता करते हुए, जैसे मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैसे एक हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वो हर टीवी डिबेट में होते हैं राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में। लेकिन एक्स पे तो भाजपा का वो पूरा लिखते हैं कि भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, भाजपा के बारे में लिख रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे थे जो भाजपाई थे लेकिन वो प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग वीडियो बनाते थे कि भाई बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन अभी वो बना रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वहाँ सरकार बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोग देख रहा हूँ। इसमें 2 फैक्टर हैं। हाँ आप जो पूछ रहे हैं इसमें 2 फैक्टर, पहला प्रशांत किशोर का पांडे होना। हाँ आप उनकी जाति देखिए और ये जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं, प्रशांत किशोर पांडे के प्रति उनका बहुत प्रेम होता है, ठीक है। हाँ यह देखते हुए कि प्रशांत किशोर पांडे जो हैं वो हाईली एरोगेंट आदमी, और मीडिया के साथ अगर मन मुताबिक सवाल नहीं किसी ने पूछा तो फिर उसको एरोगेंस दिखाना, फिर आपके साथ कभी आपको कभी इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो वो पूरा झलकता है। दूसरा जो है कि इनको लगता है कि राजनीति को ये त्रिकोणी मुकाबला करवाना चाहते हैं, नहीं भी होगा ना तभी कहेंगे त्रिकोणी मुकाबला है, कि एक तो इंडिया वर्सेस एनडीए और प्लस जो है कि ट्राइपोलर प्रशांत किशोर पांडे। अब ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे एक अपोजिशन दल से हैं, मतलब अपोजिशन दल से हैं। इनका ये होता है कि मतलब ये हम में से एक हैं, मतलब वो ये बताएंगे कि वोटर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं महागठबंधन के वोटर्स को कि तुम्हारे लिए एक विकल्प वो भी है। एनडीए वालों को क्यों नहीं बोलते ये लोग? भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प क्यों नहीं बोलते प्रशांत किशोर पांडे को? क्यों यह बोलते हैं कि अपोजिशन में एक विकल्प यह भी है? क्यों नहीं बोलते कि जदयू का एक विकल्प यह भी है, बीजेपी का एक विकल्प यह भी है, चिराग पासवान जी का एक विकल्प यह भी है, जीतन राम मांझी जी का एक विकल्प यह भी है? उनमें से किसी भी दल का एक विकल्प के तौर पर पांडे को नहीं बोलेंगे, लेकिन अपोजिशन का एक विकल्प यह भी है। तो ये बहुत ना, जो राजनीति का जो एक बहुत बारीकी खेल नहीं होता है, वो श्रूढ़ तरीके से ये सारे राजनीतिक विश्लेषक एक तो अपनी जाति के होने के नाते प्रशांत किशोर पांडे को, दूसरे जो है इनको लगता है कि पांडे अपोजिशन को किस तरीके से डैमेज करे, इसको प्रोपेगेट करते हैं, जबकि जमीन पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। और अगर अस्तित्व होता, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो कुछ और चैनल वाले थे, कुछ और मीडिया वाले थे तथा कथित राजनीतिक विश्लेषक, वो कहते थे कि बिहार के अरविंद केजरीवाल है ना बनाते थे। भाई अरविंद केजरीवाल तो कभी जमीन छोड़कर भागे नहीं, कभी चुनाव से भागे नहीं, हारे या जीते अलग मसला है, लेकिन लड़े ना, मोदी के खिलाफ लड़े, यहाँ पर भी लड़े, लेकिन यहाँ पर पूरा माहौल बनाने गए राघोपुर, है ना, ढोल नगाड़ा लेकर मैं आ रहा हूँ, तेजस्वी जी का जमानत जब्त हो जाएगा, क्या क्या पूरा। फिर उसके बाद के पार्टी ने मेरे निर्णय लिया कि मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे पार्टी को मुझे जरूरत है और मैं भी व्यस्त हो जाऊंगा, तो फिर कैसे संभलेगा? तो क्या अगली बार जब चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? उसके बाद कभी लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? अरे क्या जनता को मूर्ख समझो? इसका सीधा मतलब था कि इनकी जमानत जो है ना ऐसे जब्त होती कि 100 वोट के अंदर भी इनको वोट नहीं मिलता, और इनका राजनीतिक करियर ना शुरू होने के पहले ही खत्म हो चुका होता 14 नवंबर को, और इसीलिए मैदान छोड़कर भाग गए। नहीं, इतने बड़े अगर वो नेता नहीं है प्रशांत किशोर, तो कैसे उनके प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में मौका मिल रहा है? कैसे उनके इतने सारे इंटरव्यू हो रहे हैं हर चैनल पे, जितने बड़े चैनल हैं इंडिया के, सब पे हो रहे हैं? तो मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि कौन बैठे हैं मीडिया में, जो प्रशांत किशोर पांडे होना उनके लिए हमेशा वो प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, कि क्यों भाई, आखिर में ना जिस पार्टी के पास ना एक विधायक हो, जिस पार्टी के पास ना एक सांसद हो, ना एक एमएलसी हो, सारा कैडर जो बनाए गए हैं, पैसे पे बनाया गया कैडर हो, है ना, और सबको पैसे पे देकर चुनाव प्रचार करवा रहा हो, पैसे पे जो बुलाकर लोगों से रैली करवा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को मीडिया चैनल वाले इतना हाइप करके रखते हैं, इतना हाईलाइट करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? आज तक आप ही बताइए ना, कम से कम जो है चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो तो एक सांसद हैं, ठीक है,
उनको इतनी स्पेस मिलती है क्या? नहीं मिलती है। वो लड़े मायावती जी की पार्टी को भी नहीं मिलता कहीं नहीं, स्पेस। कहीं मिलती है क्या? क्या मायावती जी की पार्टी को या एक सांसद हैं जो है उनको स्पेस मिलता है क्या? या तो वही चिराग पासवान जी को इतना स्पेस मिलता है क्या? हाँ, नहीं मिलता है। नहीं, 5 जो है कि एमपी हैं, स्पेस मिलता है, लेकिन प्रशांत किशोर पांडे को क्यों मिलता है? जिसके पास ना सांसद हो, जिसके पास ना विधायक हो, जिसके पास ना कैडर हो, हम्म और अभी अभी पहला चुनाव भी नहीं लड़ा और भाग गया मैदान से, फिर भी स्पेस मिल रहा है, तो क्यों? ठीक है। ये जातिवादी जो सिस्टम है ना मीडिया का, हम्म ये हमेशा जो है प्रशांत किशोर पांडे को शुरू से स्पेस देते आई है। आज भी जब वो मैदान छोड़कर भाग गया, और आपको नहीं लगता कि अगर कोई और व्यक्ति होता जो चुनाव नहीं लड़ता और छोड़कर भाग गया था, ये मीडिया भगौड़ा तक बोलती उसको? ठीक है। लेकिन क्या कभी प्रशांत किशोर पांडे को भगौड़ा बोली? हाँ हाँ, नहीं बोली। अच्छा, उनके साथ एक और चीज़ है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। तो अभी 14 नवंबर को आ जाएगा, अगर वो हार गए तो क्या बोलेंगे? मैं तो इस पे सोच रहा हूँ कि अगर वो चुनाव हारेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे उसको डिफेंड करेंगे। कुछ समय लेकिन पहले तक तो सीधे कहते थे कि मैं अर्श पे हूँ, मेरी सरकार बन रही है। पर अब एक अर्श चीज और फर्श दोनों ऐड कर दिए, उनको पर, मालूम है उनकी क्या स्थिति होने पर वो वाली है। कुछ भी कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे उनकी ये अच्छी लगती है कि वो मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि बिहार में क्या होना चाहिए। किस मुद्दे बताइए ना? कि जैसे शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना तो चाहिए। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे तेजस्वी यादव जी नहीं बात नहीं, करते, ये भी तेजस्वी भी बताइए। कर रहे हैं, पर अदर पार्टी के लोग इस तरह नहीं कर रहे हैं। मतलब बिहार में मुझे 2 लोग दिख रहे हैं। जाति के आधार पर सबसे ज्यादा टिकट जो है, हम्म यहाँ उसकी जाति का खड़ा है, यहाँ उसकी जाति का खड़ा है, यहाँ इस जाति का दूं। हम्म किसने किया? किसने कहा कि जो है कि अगर इतने परसेंट मुसलमान और इतने परसेंट हिंदू भाई वोट कर दे तो हमारी सरकार बन जाएगी? प्रशांत किशोर पांडे ने ही कहा। हम्म ये तो हवा बनाया गया है कि मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भाई मुद्दे पर जो है ना, हम्म जितना हम बात कर रहे हैं और हमारा मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, उतना मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी इस भारत में जो कि बीजेपी के हिंदू और मुस्लिम के नैरेटिव को तोड़ते हुए रोजी रोजगार का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े। ये 2020 में भी हुआ, 2025 में भी हो रहा है। आप ये सोचिए ना कि इनके बुलडोजर बाबा जो हैं, हम्म इतना नफरती जहरीला आदमी से लेकर रेखा गुप्ता हम्म से लेकर, जिनको नफरत और जहरीली भाषणों के अलावा कुछ नहीं देने आता, सबको पहुंचा दिया गया है बिहार में। हम्म मंत्री जी सारे आ गए हैं उत्तर प्रदेश से, दिल्ली के सारे मंत्री जी मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं, केंद्र के सारे मंत्री जी मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं, है ना। वहां पर एक जहरीला आदमी गिरिराज सिंह तो हैं ही, जो नफरती भाषण देते हैं, जो मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बताते हैं। इन सब के बावजूद भी जो हर रोज रैलियां कर रहे हैं, हर जगह से ये सिर्फ नफरती भाषण दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके सवाल यही हो रहा है कि आप हर घर सरकारी नौकरी की बात किए हैं, पैसा कहाँ से आएगा? हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, दे पाएंगे या नहीं कर? मतलब कि हम एक ऐसी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जो 2020 में भी और 2025 में भी इन तमाम सिस्टम के बावजूद भी हम नौकरी को मुद्दा बना दिए। ठीक है, तो नौकरी आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। एक आप डिबेट में आप बोलती हैं कि एक आरोप लगाया जाता है आपकी पार्टी पे कि लालू जी ने ऐसा घोटाला किया, ये किया। आप बार बार ये बोलती हैं नहीं, घोटाला जो है जगन्नाथ मिश्रा ने किया था, लेकिन मीडिया में उसको दिखाया नहीं जाता। क्या है उसमें मतलब? क्योंकि आप उस पर डिटेल में बात करती हैं कि किस तरह वो घोटाला हुआ था, कौन लोग थे, किनको किनको सजा हुई। देखिए, डिटेल में सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि सवाल हमेशा बार बार यही पूछा जाता हाँ, है, हर और जगह। डिटेल में बात करते हैं इसलिए क्योंकि हम वो झूठ की जो उनकी नैरेटिव है, हम उसको तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम इस पे डिटेल में बात करते हैं। अदरवाइज इस मुद्दे पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। सेम वही चीज जंगल राज, सेम वही चीज जो है ये लैंड फॉर जॉब, सेम वही चीज। आप सोचिए 1990 में सरकार आई थी, 1990 में, और 2025 आ गया है। मतलब कब तक? एक ही मुद्दा चल रहा है। एक ही मुद्दा नहीं, उनके पास मुद्दा ही नहीं है। उनके पास क्या मुद्दा है बताइए ना? किस मुद्दे पर अभी भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ सकती है, आप बताइए। ठीक है, क्या वो 20 साल के डेवलपमेंट पे लड़ेगी चुनाव? फिर तो डेवलपमेंट पे नीतीश जी जैसा, बोलते हैं ना कि पहले कुछ भी नहीं था, हमने सब बदला है। हाँ, उसके पहले जो है 2005 के बाद वो मुख्यमंत्री बने, उसके पहले वो रेल मिनिस्टर हुए थे, क्यों नहीं बिहार को कुछ दे दिए? मतलब उन्होंने कुछ नहीं दिया रेल मिनिस्टर बन के? ठीक है, रेल मिनिस्टर बन के उन्होंने भी कुछ नहीं दिया क्या? 2005 के पहले न थे? तो यही हम कह रहे हैं कि कुछ था जी, हमारे पास तो कुछ नहीं था। उसमें कर्पूरी ठाकुर जी का भी अपमान होता है।
कर्पूरी ठाकुर जी, आपको उनको यह भी लगता है कि क्या कर्पूरी ठाकुर जी भी कुछ करके नहीं गए थे? ठीक है। मतलब आप लालू जी का अपमान तो करते ही करते हैं, कभी नहीं मानते, हम्म, लेकिन आप कर्पूरी ठाकुर जी का भी अपमान करते हैं उस चीज में कि हम्म, उन्होंने भी कुछ नहीं किया और आपको कुछ मिला ही नहीं था बिहार में। हमको लगता है ना कि मतलब एक होता है ना कि इंसान के पास जब कुछ नहीं बचता है जवाब देने के लिए, हम्म, आज वह स्थिति भारतीय जनता पार्टी और जदयू की हो गई है जिनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं, ठीक है। और इसीलिए ये सब करते हैं। अरे भाई, जिसको 20 साल की अगर सरकार मिली हो, हम्म, वो तो बताने के लिए उसके पास तमाम चीजें हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल। 20 साल कम होता है क्या? 20 साल की सरकार में रहने के बाद भी आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। अब 1990 में जा रहे हैं आप। शर्म की बात आनी चाहिए, शर्म होना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे में भी लोग इनको वोट दे देते हैं तो हम्म, अपने भविष्य के बारे में फिर वो सोचेंगे क्या होता है। ठीक है। तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव या वोट तेजस्वी यादव को दें या आरजेडी को दें, नीतीश कुमार जी ने कुछ किया नहीं, या वो कर्पूरी ठाकुर का अपमान करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर नीतीश कुमार ने कुछ किया नहीं बिहार में, तो वो चुनाव कैसे जीत रहे हैं? इतने इतने सालों से वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चुनाव वो कहाँ जीत रहे हैं नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी क्या अपने दम पे अकेले एक सरकार बना लिए हैं? हाँ, नहीं बनाया। थर्ड तीसरे नंबर की पार्टी है, पहले नंबर की पार्टी हम लोग हैं, सबसे हम्म, ज्यादा विधायक हमारे पार्टी से हैं। हम्म, जब वो लोग नीतीश कुमार जी सरकार बना ले रहे हैं, 43 सीट हम्म, नीतीश कुमार जी को आया था, हम्म, और उसमें वो 43, मतलब आप सोचिए 243 में 43 सीट पाके एक व्यक्ति मुख्यमंत्री 5 साल से बैठे हुए हैं, हम्म, तो आपको लगता है कि वो जनता की पहली पसंद है? ठीक है। नहीं है ना। नहीं, पहली तो नहीं है। ये बिहार की राजनीति है कि बहुत सारे छोटे दल हैं, बड़े दल हैं, गठबंधन से सरकार बना लेते हैं, मुख्यमंत्री बने रह जाते हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मुख्यमंत्री बने रह जाते हैं। लेकिन बिहार की जनता इससे फेड अप हो चुकी है। तो आगे वो रहेंगे मुख्यमंत्री? लोग कह रहे हैं बीजेपी उनको साइड लाइन कर देगी, तो शिंदे बना बीजेपी देगी। बीजेपी ने अभी तक जब से चुनाव शुरू हुआ है ना तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज्वाइंट किया है। हम्म, आज उनका मैनिफेस्टो आने वाला है, देखते हैं उस मैनिफेस्टो में क्या आता है। हम्म, और ना ही जो है नीतीश कुमार जी को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना ऑफिशियल सीएम उन्होंने घोषित किया है कि ये जीतने के बाद हमारे सीएम होंगे। तो इसका साफ मतलब है कि नीतीश कुमार जी से भारतीय जनता पार्टी अपना किनारा कर रही है। उसको लगता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र जो कांड हुआ है उसको दोहरा लेंगे। दरअसल दोहराने की नौबत ही नहीं इनको आएगी, हम्म, क्योंकि दोनों लोग को मिलाकर बहुमत से ये पार नहीं जा रहे हैं। इनकी जितनी भी 5-6 घटक दल हैं, ये लोग बहुमत से पार 122 के ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर अब नीतीश कुमार जी को, वो चाह रही है कि नीतीश कुमार जी के वोटर में जो है ना, वोटर्स जो है उनको सेंध मार लें हम्म, और नीतीश कुमार जी को साइड कर दें। अच्छा। ये पूरा इनका चुनाव से यही है। पहले ही? चुनाव से पहले साइड करेंगे तो इनको मालूम है उसका क्या नतीजा होगा। हम्म, वो नीतीश कुमार जी को आगे रखकर वो लोग पीछे से अपना खेल कर रहे हैं। हम्म। तो एक एक चीज़ और है कि बिहार में आपको, अगर इतना पिछड़ा राज्य है सब कुछ के बाद भी, इंडिया अलायंस क्यों कोई नैरेटिव नहीं बना पा रहा है? अगर भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसके बावजूद अगर आप बोल रहे हैं सुशासन और विकास और बिहार के लोगों की सरकार है, तो सब भारत का सबसे गरीब राज्य क्यों है? साक्षरता इतनी कम क्यों है? इस पर मतलब महागठबंधन के लोग नैरेटिव क्यों नहीं सेट कर पाते हैं? इसका क्या कारण है कि इतने सालों से वो बने हुए हैं लगातार, जबकि गरीबी इतने सालों से है? ये कहना ही कि नैरेटिव क्यों नहीं सेट कर पा रहे हैं, ये कहना ही हमको लगता है अपने आप में गलत है। हम्म, क्योंकि हम जैसे ही ये पॉडकास्ट शुरू हुआ, आपका पहला ही सवाल था ये नौकरियों पर। हम्म, इसका मतलब ये है कि हमने नैरेटिव सेट कर दिया है। ठीक है। नैरेटिव नहीं सेट है तो इनका जो आक्रमण है हमारे ऊपर कि हर घर सरकारी नौकरी कैसे लाओगे, हम्म, नहीं ला पाते ये लोग। हम्म, नैरेटिव सेट है। नैरेटिव नहीं सेट होता तो आज जो है कि अमित शाह जी को इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर फैक्ट्री पर सवाल पूछने से वो कहते ये नहीं कि ज़मीन कहाँ से। आज हर चीज़ पे नैरेटिव सेट है कि जो कि मीडिया से जिसको गायब कर दिया जाता है। ज़मीन पर जाइएगा तो ज़मीन पर परिवर्तन का माहौल है। हम्म, ज़मीन पर लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया 20 साल, ठीक आप है। परिवर्तन कर देते हैं। हम्म, बहुत हो गया 20 साल, आप परिवर्तन कर देते हैं। खासकर उन लोग की रिपोर्ट देखिए जो ग्राउंड पर जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं हम्म, और पब्लिक से पूछते हैं कि क्या, तो फिर वो सीधे कहते हैं कि हम तो भाजपा को वोट करते आए हैं, हम तो नीतीश जी को वोट करते आए हैं, लेकिन इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं।
बहुत है। हो गया इनकी 20 साल से सरकार। तो ग्राउंड पे सारे मुद्दे हैं। हम्म, अगर नैरेटिव नहीं सेट कर पाते तो ये घबराए हुए प्रधानमंत्री जी, ये घबराए हुए मुख्यमंत्री जी जो भी अभी बिहार में रूल कर रहे हैं, तो महिलाओं के खाते में इन्हें 10-10 हजार रुपए डालने की जरूरत तो नहीं पड़ती, ठीक है। है ना। ये सीधा सीधा ब्राइब है ना कि ये लो, लीगली पैसे लो और हमें वोट दो। अगर वोट कर दिया तब क्या होगा महिलाओं ने? वोट कर दिया तब क्या होगा? आपने शायद, मैंने बोला ना ग्राउंड रिपोर्ट, फिर आपने देखा नहीं है। हाँ, जब ग्राउंड पे लोग जाकर महिलाओं से पूछ रहे हैं कि आपको नीतीश जी ने 10 हजार रुपए दिए, आप उन्हीं को वोट करेंगी, तो फिर महिलाएं कह रही हैं कि क्या हमने मांगा था क्या उनसे पैसे? हम्म, हम क्यों उनको वोट करने जाए? हमने उनसे पैसे नहीं मांगा हुआ था। ठीक है। ये ग्राउंड पर एकदम अलग है कि पैसे दे देने से पैसे सबके खाते में आए ही नहीं। जैसे सुनिए ना हाँ, सबसे पहली बात कि एक तो इन्होंने जो बोली ना कि हम 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे गए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मिल रही हो कर रही है कि हमारे खाते में आया ही नहीं। हम्म, एक्चुअल नंबर कहीं दिखाया गया कि इतने करोड़ महिलाओं के खाते में गया? ठीक है। मान लीजिए उन्होंने 1 लाख महिलाओं के खाते में बस पैसे डाले और बता दिया आपको मीडिया के जरिए कि 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे डाले। आपके पास डॉक्यूमेंट कहाँ है प्रूव करने के लिए सच में 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं? हम्म, कहीं तो भाई, कहीं तो होगा ना। 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे डालना, उसका कोई इंफॉर्मेशन कहीं पर है? कहने को तो कह दे कि हम बिहार की टोटल 5-6 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए हैं। आपके पास कोई प्रूफ है ये प्रूव करने के लिए कि सारी महिलाओं के खाते में पैसे नहीं गए हैं? ये तो बस माहौल बनाया गया है हम्म, कुछ महिलाओं को देकर, ठीक और है। जमीन पर यही आ रहा है। हम्म, एक ही घर की, एक ही अगल बगल की 2 महिलाएं हैं, एक को आया एक को नहीं आया है। हम्म, हर रोज जाकर बैंक में चेक करती हैं। और क्या है ये? पैसा है ये? लोन है ये? कि दो, सोचिए कि कैसे फर्जीवाड़ा किया गया। पहली बात कि आपने लोन दिया, हम्म, फिर बोला कि हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत। ठीक। लोन है जिस पर ब्याज देना पड़ेगा उनको, लोन है जिनको रिटर्न करना पड़ेगा उनको। फिर आप कहते हो कि हमने 1 करोड़ महिलाओं को पैसे दे दिए। कहाँ है 1 करोड़ महिलाएं? दिखाइए ना वो 1 करोड़ महिलाओं का लिस्ट जिनको आपने पैसे दिए हैं। ठीक है। टोटल फर्जीवाड़ा चल रहा है बस महिलाओं का। अब सुनिए ना, जितने ये एनालिस्ट बैठते अच्छा, हैं ये ना भी मीडिया में, जितने भी एनालिस्ट बैठते हैं मीडिया में, हम्म, वो क्या ओपिनियन क्या बनाते हैं? वो ये कहते हैं नहीं थोड़ा सा एनडीए तो पीछे था लेकिन 1 करोड़ महिलाओं को इन्होंने पैसे देकर इसको वो कर लिया। इन्होंने देखा है 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे जाते हुए? हम्म। तो मैं ये जानना चाहता था कि लोग ये बोलते हैं कि भाई पहले तो महिलाएं बिहार में घूम नहीं सकती थी, आज 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसे वीडियो बहुत सारे आते हैं। हम वही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं। जो ये कहने वाले ज्यादातर बीजेपी वाले ही होंगे। हम्म, कहने वाले बस इन्हीं के घर की महिलाएं 6 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी, बाकी लोग निकलते थे, अच्छा। है ना। हाँ, नहीं बस बीजेपी वालों को दिखाई देता है, एनडीए वालों को, एनडीए वाले ही बस ये बात बोलते हैं, बाकी और कोई नहीं बोलता। मतलब बस एनडीए वाले की घर की महिलाओं को ही चुन चुन कर बाहर नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है। मतलब इतना भी झूठ फैलाने का भी एक स्तर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई स्तर नहीं है। ठीक है। ये स्तर विहीन है। अरे अभी तो देखा ना आपने, यमुना साफ कराए थे, हम्म, अलग से बीच से मिट्टी भरवा के जो है पानी, बताइए, टैंकर से पानी आकर भरवाया गया, ठीक है। और पूरी मीडिया ने उसको दिखाया कि यमुना का पानी साफ हो गया। मोदी जी आकर इस पर डुबकी लगाएंगे, और ऐसे एक्सपोज हुए कि मोदी जी आए ही नहीं। अच्छा, हम पॉलिटिकल बातें कर रहे थे, थोड़ी सी अलग तरह की बातें मैं करता हूँ कि इस पॉडकास्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने एक वीडियो देखा होगा, अजय आलोक जी बोल रहे थे और सामने थी प्रियंका भारती, ठीक है। उन्होंने एक बयान दिया, वो आपके लिए भी है। उन्होंने ये बोला कि ये कुशवाहा समाज की बेटी हैं, इतना अच्छा बोलती हैं और हिंदी अंग्रेजी दोनों में डिबेट में अच्छा बोलती हैं, अच्छा पार्टी का पक्ष रह रही हैं, लेकिन आरजेडी इनको चुनाव नहीं लड़ाएगी। तो अगर आरजेडी आप लोगों को चुनाव क्यों नहीं लड़ा रहे? इस बार तो मौका एक था। मिनट, अजय आलोक आप बीजेपी प्रवक्ता की बात कर रहे हाँ, हैं? हाँ, उन्हीं की। उस आदमी की प्रवक्ता की बात कर रहे हैं जो पहले जदयू में था, जदयू में भविष्य नहीं दिखा तो भागकर बीजेपी में चला गया, और फिर ये एनडीए पावर से चली जाएगी, भागकर पता नहीं किस पार्टी में चले जाएंगे। ऐसे पार्टी के उसको क्यों नहीं मिला अभी तक? अरे भाई जदयू में था ना वो व्यक्ति, तो जदयू से क्यों नहीं उसको टिकट मिला? तो उनको लग रहा होगा नहीं, फिर बीजेपी में गया, बीजेपी ने क्यों नहीं उसको टिकट दे दिया, राज्यसभा पहुंचा दिया? हमसे पहले से ना है वो प्रवक्ता। हमें आए हुए कितने दिन हुए? ठीक है। हमें आए हुए कितने समय हुए? वो तो हमसे पहले से प्रवक्ता है, ना जदयू ने उसको भेजा ना बीजेपी ने उसको भेजा। पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़वाना चाहिए। चुनाव लड़वाना चाहिए, सबका समय आता है। राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर हमेशा पार्टी प्रायोरिटी को ऊपर रखा जाता है।
ठीक है, पार्टी क्या डिसीजन लेती है उसके हितों को देखते हुए, पार्टी के हितों को देखते हुए ऊपर रखा जाता है। तो आप हम बता, आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं प्रवक्ता का, आप कम आंकते होगे, मैं तो कम नहीं आंकती हूँ। नहीं, मैं भी नहीं आंकता, मैं कम नहीं आंक रहा यह हूँ, भी एक काम है। जिम्मेदारी है, एक हाँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमें लगता है कि एक ग्राउंड पर एक व्यक्ति रहकर जो काम करता है उसका एक अपना स्किल होता है, और जो टेलीविजन चैनलों पर जो अपना काम पार्टी का निभाता है उसका एक अपना स्किल होता है, और जो संगठन को मजबूत करता है उनका अपना एक स्किल होता है। और हर लोगों को स्पेस मिलता है, चाहे संगठन में हो, चाहे पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे वो कैंडिडेट चुनाव लड़ने का हो, या चाहे राज्यसभा का हो, एमएलसी का, और समय पर सबको। आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो हम लोगों को इतने कम उम्र में प्रवक्ता बना दी, ठीक है। जदयू का देख लीजिए, बीजेपी का देख लीजिए, कौन बना देता है। ठीक है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि महिलाएं क्यों नहीं हैं पॉलिटिक्स में? जैसे कि बहुत सारी लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, राजनीति में क्यों नहीं है महिलाएं? पार्टियों में क्यों नहीं है? पार्टी के मंचों पर क्यों नहीं है? जैसे एक मंच मान लीजिए, 100 लोग एक कमरे में बैठे हैं किसी पार्टी की रैली में, सभा में, बहुत कम महिलाएं होती हैं। रैली में तो मान लीजिए आ जाती हैं, ज़्यादा उम्र दराज महिलाएं ज़्यादातर रैलियों में दिखती हैं, बच्चियां तो नहीं दिखती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो महिलाएं हैं, युवा जो महिलाएं हैं, वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? सबसे पहले आप स्तर समझिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के पास क्या जवाब है, क्या नहीं है। एक दिन मैं एक डिबेट में थी अंजना ओम कश्यप जी के साथ, वहाँ पर जदयू की महिला प्रवक्ता थी, और उनसे पूछा जाता है कि आप लोग महिलाओं को इतना कम टिकट क्यों दिए, मात्र 13 टिकट जो है जदयू दी है, इतना कम टिकट क्यों दिए? पता है क्या जवाब देती है वो लड़की? कहती है कि इन्होंने तो महिलाओं को एम्पावर्ड छोड़ा ही नहीं था, इसलिए टिकट देने के लिए महिलाएं नहीं मिले। मतलब हमने महिलाओं को एम्पावर्ड ही नहीं छोड़ा था 2005 तक, इसलिए इनको 25 साल में महिलाओं को टिकट देने के लिए इनको महिलाएं नहीं मिली, 20 साल में इन्होंने एम्पावर्ड कर ही नहीं पाया। मतलब मैं एकदम सिर पे अपन हाथ रख के बैठ गई, मैं बोली यार एम्पावर्ड महिलाओं को नहीं छोड़ा था कैसे? मतलब उसके पहले सारी महिलाएं जो थी 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो सारी महिलाएं एम्पावर्ड थी, लेकिन 1990 में जब लालू जी की सरकार आई, तब जदयू की प्रवक्ता कर रही है, जब लालू जी की सरकार आई तो महिलाएं एम्पावर्ड नहीं बची, और इसीलिए 2025 में उनको टिकट देने के लिए महिलाओं के लिए एम्पावर्ड महिलाएं नहीं मिल रही हैं। मतलब कितना निचले और हद लेवल के उतर कर आर्ग्यूमेंट अगर कोई कर पाता है तो उससे सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू से। ठीक है, अब आप सोचिए कि हमें महिलाएं एम्पावर्ड मिल गई, 20 साल से हमारी सरकार नहीं है, लेकिन महिलाएं हमें एम्पावर्ड मिल गई कि हमने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया, 24 महिलाओं को। ठीक है, हाँ। बीजेपी मात्र 13, जदयू मात्र 13, और एक तो जीतन राम मांझी जी हैं, उनका तो कोई काट नहीं है, उनको 6 टिकट मिला, 6 टिकट में 4 तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को पहले दिया, एक अपने बहू को दिया, एक अपने दामाद जी को दे दिया, और एक अपने समधन जी को दे दिया, और एक किसी और को दे दिया। वो लोग बोल रहे हैं हम हैं परिवार ही, हमारी बहू, हमारे दामाद जी और हमारी समधन, तो ये तीनों को, चारों को टिकट दे दिए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो अपनी पत्नी को ही टिकट दे दिया, और चिराग पासवान जी ने अपने भांजे को टिकट दे दिया, और जदयू ने 17 परिवारवाद से आने वाले 17 कैंडिडेट उतारे हैं। फिर आप परिवार क्यों? और बीजेपी ने 14 उतारे हैं, लेकिन परिवारवाद वहां नहीं है, परिवारवाद वहां नहीं। और सबसे अच्छी बात मैं बता रही हूँ कि 2 दिन पहले ये नीतीश कुमार जी एक रैली कर रहे थे, और वहां पर एक जो कैंडिडेट थी, कोमल नाम है कुछ, वो कैंडिडेट वहां पर खड़ी हैं बगल में, और कैंडिडेट के जो पिताजी हैं दिनेश सिंह, वो जदयू से एमएलसी हैं, और कैंडिडेट की जो मम्मी जी हैं वो वीणा देवी जी, वो चिराग पासवान जी की पार्टी से सांसद हैं, और वो एक एमएलसी और एक सांसद की पुत्री हैं, और उनके बगल में नीतीश कुमार जी भाषण दे रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ। वो लड़की बस देखी और मुस्कुराई। तो मतलब कितना खोखला है, हाँ, कितना खोखला है इनका, मतलब इनके सारे बयान, कोई दम नहीं है इनके बयानों में। और कल तो योगी आदित्यनाथ आकर बिहार में रघुनाथपुर में, जहां ओसामा साहब जी लड़ रहे हैं, ओसामा साहब जी काहे बोलते हैं आप लोग? ओसामा साहब
अच्छा, उनका नाम है। उनका नाम है, वो समा शहाब उनका नाम है। अच्छा, वो साहब। हाँ, हम्म, तो वो जहाँ से लड़ रहे हैं हम्म, वहां से आकर वो पता है भाषण क्या देते हैं, आरजेडी ने अपराधियों को टिकट दिया है। हम्म, और ये कौन बोल रहा है? एक ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद चार्जशीटेड था हत्या के मामले में। हम्म, समाजवादी पार्टी के एक लीडर का जो बॉडीगार्ड होता है, सत्यप्रकाश यादव नाम था, उसके हत्या के मामले में शामिल था ये। फायरिंग, ओपन फायरिंग किया था ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम्म, जब मुख्यमंत्री बने तो खुद अपने ऊपर से अपने केसेस हटवा लिए, ठीक है। और ये आकर दूसरी जगह पर ये अपराध के खिलाफ बोल रहे हैं। खूब बोलते हैं वो तो। मतलब अगर एक तड़ी पार हम्म, एक मर्डर का चार्जशीटेड आदमी हम्म, आकर दूसरे राज्यों में बोले वो अपराधी वो अपराधी वो अपराधी, और खुद मर्डर करके आया हो, हम्म। खुद ये तड़ी पार होकर आया हो। योगी जी पे कोई प्रूफ है इसका, ये हत्या वाला जो है? योगी प्रूफ की बात कर रहे हो आप, मैं आपको क्या करूं? नहीं, कुछ केस थे जो उन्होंने चार्ज वापस ले सीटेड लिए। का क्या मतलब होता है? हम्म, मतलब ट्रायल होगा, चार्ज सीटेड है ये, ठीक है। हम्म, ये मुख्यमंत्री बनते हैं, हम्म, ट्रायल शुरू होने के पहले ही केस को विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ करवा लेते हैं केस को अपने पूरे वो लगा के। ठीक है। अरे अगर अगर कोई प्रूफ नहीं था हम्म, तो चलने देते केस। हम्म, प्रूफ नहीं था तो आप तो निर्दोष साबित हो जाते ना। हम्म, आपको क्यों वापस लेना पड़ा अपना केस? ठीक है। दो तरह के लोग हैं, एक लालू जी जिन्होंने अब खिलाफ जो है, हम्म, जो घोटाला हुआ उसके खिलाफ उन्होंने जांच खुद बैठवाई, ठीक है। और एक योगी आदित्यनाथ हम्म, जो अपने ऊपर से केस खुद हटवाए। ठीक है। अंतर होता है। और दूसरा ये जो अपने ऊपर से मर्डर का केस हटाने वाला आदमी आकर दूसरी जगह अपराधी दूसरों को बोले, ऐसे लोग, इनके पास वो कहते हैं ना जमीर नहीं है। हम्म, इनके पास जमीर कतई नहीं है। राजनीति में ये किसी भी स्तर तक, ठीक है। किसी भी स्तर तक, मतलब पावर के लिए इनके पास कोई मॉरलिटी नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एग्जिस्ट नहीं करता है। तड़ी पार आकर दूसरों को अपराधी बोलता है, और एक मर्डर का चार्जशीटेड आदमी दूसरे को आकर अपराधी बोलता है। ठीक है। बताइए। तो यही जो अपराधी, आप उन्होंने तो केस वापस ले लिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में अभी योगी जी खूब भाषण दे रहे हैं, शहाबुद्दीन जी के बेटे को टिकट मिला है, लोग बोल रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आरजेडी में, मैं बोल रहा हूँ कि हर पार्टी में बाहुबली के बच्चे हैं या बाहुबली के परिवारों से लोग हैं। जैसे अनंत सिंह बाहुबली हैं। अभी एक किसी ने, पत्रकार ने वीडियो बनाया, तो उसमें वीडियो में क्या बोला, लॉर्ड अनंत सिंह। जैसे नहीं लॉर्ड रिंकू सिंह बोलते हैं क्रिकेट में इधर उधर, सचिन को बोलते हैं, तो ऐसे लॉर्ड अनंत सिंह उनको बोला गया है। और इधर जो है शहाबुद्दीन के बेटे, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई आरोप होगा। किसी आरोप में है वो, नहीं है सर? कि कोई फर्जी केस इन्होंने ही करवाया था, लेकिन हाँ, वो तुरंत हाई कोर्ट ने बेल दे दिया था उस पर। हाँ, हाँ। तो मैं मतलब ऐसा कोई उनका वो नहीं है। अब आप बताइए ना कि यही अनंत सिंह जो है, ये 100 राउंड गोलियां चलाता है, केस होता है, जेल जाता है, फिर जेल से आकर बाहर निकलता है, चुनाव लड़ाते हैं, ठीक है। और एक पत्रकार इंटरव्यू कर रहा होता है और उसको बोलते हैं कि इतना मर्डर हो रहा है यहाँ पर वहाँ पर, वो पत्रकार पूछता है, तो उस पर जवाब देता है अनंत सिंह कि अगर मैं यहाँ पर आपको मार दूं, सरकार कुछ कर पाएगी? पत्रकार बोलता नहीं। पत्रकार बोलता नहीं कर पाएगी सरकार। सोचिए कि अगर यही बात कोई और बोला होता, कोई और बोला होता, अपोजिशन के किसी लीडर ने बोला होता, तो आज पूरा का पूरा चुनाव मात्र इस स्टेटमेंट में होता कि इसके नेता ने बोला अपराधी है, बाहुबली है, बोला कि अगर पत्रकार को यहाँ मार दो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है। लेकिन किसी मीडिया में गुर्दा नहीं है, दम नहीं है कि इसको, इस खबर को चला दे, बता दे और लोगों को दिखाए। ये सारे के सारे बिके हुए सामंती मीडिया जो है ना, जो भजन कर रही है, देख लेना 14 तारीख के बाद सरकार पलटेगी, तो फिर उसके बाद से फिर ये हमलावर हो जाएंगे, अरे ये जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। एक अभी ओवैसी गए हैं, कह रहे हैं कि निषाद का बेटा जो है उप मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है, और मुसलमान का जो है बेटा क्यों नहीं बनेगा, मोहम्मद का। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है, भाई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा? सबसे पहली बात कि नहीं मालूम कि ये ओवैसी जी हों, चाहे प्रशांत किशोर पांडे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सबका बयान एक ही जैसा क्यों है? आज सब के सब मुसलमानों के प्रति इतना सिंपैथाइजर कैसे हो गए? ठीक है। अरे एक अति पिछड़ा का लड़का अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है तो ओवैसी जी को क्या समस्या है, या भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या है, या प्रशांत किशोर पांडे को क्या समस्या है ना?
हम तो ओवैसी जी से पूछना चाह रहे हैं कि आप कितना चुनाव आप हैदराबाद में लड़ते हैं, कितने विधायक वहाँ लड़ाते हैं आप? बिहार में आके तो आप 30-30, 32-32 चुनाव लड़ाने का दावा करते हैं, वहाँ पर कितना लड़ाते हैं? ठीक है। और दूसरा जो है कि आप बताइए ना कि आप क्या सीएम, डिप्टी सीएम कुछ चेहरा है कोई यहाँ पर बिहार में? और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज़्यादा हमने मुसलमानों को टिकट दिया है, 19 या 20? 19। और 19 टिकट। 2015 में जब नीतीश जी के साथ हमारी सरकार बनी थी, तो लालू जी ने दबाव डलवा के नीतीश जी पर, हमारे नेता एक बड़े लीडर जो हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनवाया था 2015 में। ठीक है। तो ये बता देना नीतीश कुमार जी, जितनी बार जदयू जो है बीजेपी के साथ रही है, कितनी बार किसी मुसलमान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाई है? फाइनेंस मिनिस्टर एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल। में। हाँ ठीक है। किस जगह पर बीजेपी जो है किसी मुसलमान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाई हो? फाइनेंस मिनिस्टर की बात छोड़ दीजिए, एक एमपी एमएलए तक मुसलमान इनके यहाँ नहीं मिलेंगे। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप शुरू हुआ था यूपीए सरकार में, आपको ही मालूम है, सच्चर ठीक है। कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद उस फेलोशिप को बंद करने वाली कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही है। तब तो नीतीश कुमार जी ने उसको अपोज नहीं किया। ठीक है। नीतीश कुमार जी ने यह नहीं कहा कि सारे मुसलमानों से राय मशवरा करके ही जो मुसलमान चाहे वही वक्फ बिल में होना चाहिए, उस पे तो समर्थन दे दिए नीतीश कुमार जी। ठीक है। जब गिरिराज सिंह बोलते हैं बिहार में कि मदरसों को सरकारीकरण करने का बहुत ज्यादा ढोंग पीटते हैं ये नीतीश कुमार जी, और कहते हैं कि मदरसे में पढ़ाते हैं उनका जो तनख्वाह जो सरकारी शिक्षक होता है उसके बराबर हम कर दिए हैं, तो उन्हीं मदरसों को आतंकवाद का अड्डा कहने वाले गिरिराज सिंह जी को उन पे कोई कार्रवाई नहीं करवाते हैं? अगर मान लीजिए इतने नफरती जो जितने भी विधायक और इनके एमपी हैं बिहार में, अगर नीतीश कुमार जी उन पर कार्रवाई कर देते, तो आपको लगता है कि बीजेपी जो इनकी सरकार गिरा देती? नहीं गिराती। कारण यह है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी कीमत पर सरकार में रहना चाहती है। इस समय बीजेपी को जदयू की जरूरत थी केंद्र में सरकार मेंटेन करने के लिए, जदयू को बीजेपी की जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार चाहते तो कार्रवाई कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ठीक है। तो साफ साफ जाहिर होता है कि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अपोजिशन का जो वोटर्स है उसमें भगदड़ मच जाए। तभी ना देखिए, बीजेपी हो, ओवैसी जी हो, चाहे प्रशांत किशोर पांडे, सबका बयान एक ही जैसे क्यों आता है भाई? वो लोग कब से मुस्लिम हितैषी हो गए? बीजेपी बोलेगी जो मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और मुजरा करने वाले कहती है, ठीक है। जो पंक्चर बनाने वाला कहती है। एक मैं अब हम 5 सवाल पूछते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू में आपको बताया नहीं कि हमने इसमें एक नए तरीके की बातचीत हमने शुरू की थी, जिसमें टॉक विथ परम डिस्कशन नाम से हमने टॉक विथ परमिंदर में एक डिस्कशन नाम से हमने एक सीरीज शुरू की थी। हमने पहले राजकुमार भाटी जी के साथ पॉडकास्ट किया था और उसमें प्रोफेसर संदीप जी थे और एक संदीप सिंह है, 4 लोगों के साथ। अभी मैं कंचना जी को लिए इसके बुलाया था। तो कंचना जी, मैं ये चाहूँगा कि आप बोलें कि टॉक विथ परमिंदर से लोग जुड़ें, क्योंकि अभी 50,000 आज हो जाएंगे शायद जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। परमिंदर जी को, टॉक विथ परमिंदर देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, सब के सब इनके चैनल को आगे बढ़ाइए। कंटेंट इनका बहुत अच्छा होता है, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग लोगों से बात करते हैं और जिसमें बहुत ज्ञान की भी बातें आती हैं। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनके चैनल को प्रमोट करिए और इनके चैनल को देखिए, यही आप सबसे मेरा निवेदन है। शुक्रिया कंचना जी।